हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख के जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा आपको पछताना। क्योंकि क्लास 12 इंग्लिश में एक ही टॉपिक है जो फिक्स होता है, वो है आपका सेंट्रल आइडिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को बताऊंगा। अगर आप इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ के जाएंगे तो जो सेंट्रल आइडिया का 4 नंबर होता है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको 4 में 4 पूरे नंबर देगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी 4 नंबर आप कंप्लीट करा रहे हैं। देखो, हिंदी में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यही एक टॉपिक है जो फिक्स है। जो मैं बताऊंगा वही आएगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया 2-3 चैप्टर का पढ़ लो, काम खत्म। तो आज मैं तीनों सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। मैं फुल हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा ताकि आपको ये सेंट्रल आइडिया बिल्कुल से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जाने से पहले इसको देखकर जाना, ठीक है? समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे सेंट्रल आइडियाज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने लिया है कीपिंग क्वाइट चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है? अब देखिए हम कौन कौन से चैप्टर का पढ़ेंगे, इसको जान लीजिए। कीपिंग क्वाइट का हम पढ़ेंगे, फिर माई मदर एट 66 चैप्टर का पढ़ेंगे, उसके बाद में ए थिंग ऑफ ब्यूटी। यही 3 चैप्टर हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, और इन तीनों को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है कीपिंग क्वाइट चैप्टर को। अब देखिए कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहना, ठीक है? अब देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी भी लेसन का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, तो आखिर सेंट्रल आइडिया है क्या? देखो, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। मतलब आपकी जो कविता है उसमें क्या बताई गई है, उसको आपको एक छोटे से वर्ड में लिखना होता है। इसी को हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। समझ में आ गया? अब कीपिंग क्वाइट चैप्टर है, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, ठीक? अब देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। इन कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट यानी कि कवि डिमांड्स मांग करता है द नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता की, ठीक है? आपके क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि शांत आत्मनिरीक्षण। देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, ठीक है? तो इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता में जो कवि हैं वो शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप में होंगे, वो कहेंगे सर जी मैंने तो दूसरा याद कर रखा है, वो इस तरह से नहीं है। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके के सेंट्रल आइडियाज होते हैं। अगर आपने कोई दूसरा याद कर रखा है इस चैप्टर का, तो उसको ही लिखिएगा, क्योंकि बुक में अलग अलग दिया रहता है। मैं जो बता रहा हूं, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप पहले से आपको कोई दूसरा याद है उसको लिख दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया लिखना है सिर्फ आपको, कौन से बुक का आपने लिखा है ये मायने नहीं रखता, आपने सही लिखा है ये मायने रखता है, ठीक है? आगे देखो, मैन्स एक्शन मनुष्य के कार्य, जो हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है? हिज रस उसकी हड़बड़ी। देखिए शांति से, इनका कहना है कि जो भी काम करो पूरी शांति के साथ करो, ठीक है? और शांति का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय है। कोई व्यक्ति शांति है तो ऐसा मत समझिए वो किसी काम का नहीं है, ठीक है? हो सकता है तूफान के पहले की शांति हो। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बैक बेंचर हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे, आपको लगता होगा इनको क्या आता होगा, और एग्जाम के बाद वही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे, तब पता चलेगा कि बहुत ही शांति से काम कर रहा था। तो ऐसा मत समझो कि बच्चा शांत है तो उसको कुछ नहीं आता, ये गलत धारणा है, ठीक है? तो देखो मैन्स एक्शन मनुष्य का कार्य, हिज रस उसकी हड़बड़ी, एंड हरी उसकी जल्दबाजी, हैव ऑलरेडी वो पहले से ही कॉज्ड कारण बन गई है, मच चाउज मतलब अराजकता का, एंड ट्राउबल परेशानी का इन द वर्ल्ड संसार में। तो मनुष्य के काम, उसकी हड़बड़ी और उसकी जल्दबाजी जो है वो संसार में अराजकता और परेशानी उसने पहले से ही पैदा कर दी है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम करेंगे, बहुत हड़बड़ी में करेंगे, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब तो इंसान है, ठीक है। तो इनका मतलब है कि मैन सेक्शन मनुष्य का कार्य, हिज रस उसकी हड़बड़ी एंड हरी उसकी जल्दबाजी, हैव ऑलरेडी कास्ट उसने पहले से ही वो
कारण बन चुकी है, मच चाओ अराजकता का एंड ट्रबल और परेशानी का इन द वर्ल्ड, संसार में। तो मनुष्य का कार्य, उसकी हड़बड़ी और उसकी जल्दबाजी जो है वो संसार में पहले से ही अराजकता और परेशानी का कारण बन चुकी है। बहुत जल्दबाजी में कोई काम करोगे परेशान हो जाओगे। अगर आप सोचे हम 2-2 3-3 बुक इकट्ठे लेकर बैठे 10-10 मिनट सबको पढ़ें तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर सबको अलग अलग टाइमिंग से पढ़ेंगे तो आप पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, तो हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए, स्थिरता रखिए खुद के अंदर एंड क्वाइट, शांति रखिए। आगे देखिए, नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, when जब ही शुड, उसे लेना चाहिए टेक, ये पास, एक विराम। तो अब ये समय आ गया है कि उसे एक विराम लेना चाहिए, फुल स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं विराम। ठीक है, उसे रुकना चाहिए, हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, अब वो समय आ चुका है। इस लेसन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपको वही बताया गया है। आगे देखो, ही शुड, उसे डू, उसे करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म मंथन, उसे आत्म मंथन करना चाहिए, उसे सोचना चाहिए खुद से कि बहुत जल्दबाजी में मैं काम करूंगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत जल्दबाजी में कोई चीज पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे, उसको समझना होता है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, आगे देखो, स्टिलनेस, स्थिरता, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, यानी कि स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। अगर कोई चीज स्थिर है तो ऐसा मत समझिए ये निष्क्रिय है, अगर कोई शांत है तो ऐसा मत समझिए किसी काम का नहीं है। वही कहा गया, स्टिलनेस डज नॉट मीन्स टोटल एक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी, मतलब स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस और शांति विल हेल्प, वो सहायता करते हैं मैन, आदमियों का, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, ये फीलिंग, भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ठीक है, अमॉन्ग के बीच, ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में। तो स्थिरता और शांति जो है वो मनुष्यों में आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करता है। अगर आप स्थिरता के साथ काम करेंगे, शांति के साथ काम करेंगे तो आपके अंदर आपसी समझ की भावना पैदा होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना पैदा होगी। तो वही कहा गया, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प द मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता और शांति मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करता है। बस हो गया, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभी मैंने वर्ड बाय वर्ड बताया, अब मैं आपको सेंटेंस वाइज बताऊंगा। देखो, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता में कवि शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है, की आवश्यकता की मांग करता है। मैन सेक्शन हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि आदमी का काम, उसकी हड़बड़ी, उसकी जल्दबाजी ने पहले से ही संसार में अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। ठीक है, नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक पास, अब वो समय आ गया है जब उसको विराम लेना चाहिए, फुल स्टॉप। ठीक है, ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि स्थिरता और शांति जो है वो मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करता है। तो दैट्स अ सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट चैप्टर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखा है उसको जाके लिख दो, नहीं याद किया था तो इसको याद कर लो। ठीक, मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बता दिया। तो फर्स्ट है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए दूसरा सेंट्रल आइडिया देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेकंड, अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा सेंट्रल आइडिया हमारा जो है वो है माई मदर एट 66, मेरी 66 साल की मां। देखो स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति आया है अभी यंग है, कोई छोटा बच्चा है वो बड़ा होगा, यंग होगा, फिर वो धीरे धीरे वो भी बूढ़ा होगा। ठीक है, तो उम्र बढ़ता रहता है सबका, ना तो आप समय को रोक सकते हैं, सिर्फ समय का यूज करके खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी आप टाइम को रोक नहीं सकते। ठीक, तो वही माय मदर एट 66, मेरी 66 साल की मां, इस पर सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है। तो देखो, उम्र के बढ़ने से रिलेटेड इसमें सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो देखो क्या है, दो यद्यप एगेंग, उम्र का बढ़ना। ठीक है, एगेंग का एज का मतलब होता है उम्र, एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। इज है ये नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। तो यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब
ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, उम्र तो सबकी बढ़नी है। कल मैं 18 का था, आज 20 का हो गया, ठीक है। ऐसे आप आज 18 के हैं, कल आपको 22 होना है, 21 होना है, तो ये टाइम आप नहीं रोक सकते ना, तो आप उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं। उम्र सबका बढ़ेगा और धीरे धीरे अच्छे से जाओगे फिर लाठी लेके घूमोगे भैया, ठीक है। ऐसा होता है, सबके साथ होगा, ठीक है। आगे देखो, एट फिर भी द फियर, डर आप सेपरेशन, बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड अपने प्रिय से, एंड नियर वंस और अपने प्रियजनों से, इज वेरी पेनफुल बहुत दर्दनाक होता है। तो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी द सेपरेशन, द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, यानी कि अपनों से और अपने करीबियों से बिछड़ने का डर जो है बहुत दर्दनाक होता है। मतलब अपनों से बिछड़ना है तो भाई उसका डर बहुत दर्दनाक होगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे हमारे कवित्री जी हैं, अपनी माता जी को छोड़ के जा रही हैं, तो कल जिन्होंने उनको पाला पोसा इतना बड़ा किया, आज उनको छोड़ के जा रही हैं, ठीक है। तो कितना दर्द, कौन सा दर्द उनको फील हुआ होगा, आप सभी को पता है। जब एक बेटी अपने मां को छोड़ के जाती है तो कैसा फील होता होगा दोनों को, वो एक बेटी और एक मां ही समझ सकती है, हम तो पुरुष हैं, ठीक है। आगे देखो, द पोएम कविता टास्क बताती है अबाउट द फीलिंग, उस भावना के बारे में आप लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की, दैट जो एज्ड पीपल वृद्ध लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं। तो ये कविता हमें उस अकेलेपन के भावना के बारे में भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, जो एजेबल, जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो अनुभव करते हैं। उस अकेलेपन की भावना को भी बताती है। एक बेटी तो रोती ही है, उसकी फीलिंग तो अलग होती है, लेकिन जो मां है वो भी बहुत ज्यादा, कितना फीलिंग आता होगा, रोती होगी, वो उसको बताया, ठीक है। तो उस अकेलेपन की भावना को भी ये बताती है, ठीक है। और भी बताती है, देखो, एंड और इस कविता में द फीलिंग, भावना ऑफ गिल्ट, उस आपराधिक भावना को भी ये बताती है, व्हिच जो डियर ऑफ स्प्रिंग, उनकी संतानें, ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतानें, जैसे हमारे ग्रैंड फादर हैं, उनके सन है हमारे पापा, ठीक है, उनके पुत्र हैं हम सब, तो जो उनकी संतानें हैं उनकी आपराधिक भावना को भी बताती है। जैसे कुछ लोग मजबूरीवश अपने माता पिता, अपने दादाजी के साथ नहीं रहते, वो बाहर चले जाते हैं, उनको नौकरी मिल गई, बाहर चले गए, या कुछ हो गया बाहर चले गए, तो उनको जो बच्चे होते हैं उनको भावना कुछ उसकी होती है, फीलिंग होती है, उसके बारे में भी ये बताती है। देखो, एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है, व्हिच जो डियर ऑफ स्प्रिंग, उनकी संतानें एक्सपीरियंस अनुभव करती है, फॉर नॉट बीइंग, ना होने पर, एबल समर्थ, टू बी विथ, उनके साथ, डियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन डियर ओल्ड एज, उनके वृद्ध अवस्था में। तो ये कविता द पोएम टॉक्स अबाउट, मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस। ये कविता उन वृद्ध लोगों के अकेलेपन की भावना को भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उनकी संतानों की उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो अपने माता पिता के उनके वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करते हैं। यानी कि संतान की उस भावना को भी बताती है जो अपने माता पिता के वृद्धावस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करते हैं कि मैं अपराध कर रहा हूं क्योंकि मेरे माता पिता बाहर हैं और मैं यहां पे, मेरे माता पिता घर पे हैं और मैं यहां पे हूं, ठीक है, सेवा नहीं कर सकता उनकी। तो वो बच्चे की जो है संतान की आपराधिक भावना को भी बताती है कविता। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स, ये कविता हमें उसके बारे में भी बताती है, किसके बारे में, द फीलिंग, उस भावना की, आप मेलनचोली, मेलनचोली का मतलब होता है उदासी, एंड पेन, और दर्द की, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस अनुभव करती है, व्हाइल, जब लिविंग हर मदर, वो अपनी माता जी को छोड़ के जाती है, ऑल बाय हरसेल्फ एट ये राइप ओल्ड एज, यानी कि उनकी वृद्धा अवस्था में। तो ये कविता उस उदासी और उस दर्द की भावना का भी वर्णन करती है जो एक लड़की अपने माता के वृद्धावस्था में उसको छोड़ के जाती है। उस लड़की की भावना को भी ये कविता बताती है जो अपने मम्मी के वृद्धावस्था पर उनको छोड़कर जाने में जो अनुभव करती है, ठीक है। एक लड़की है, वो अपने माता जी को, वृद्ध माता जी को छोड़ के जा रही है, कहां, अपने ससुराल, ठीक है। तो उसकी भावना क्या होगी, बहुत अंदर से बहुत रोएगी। तो ये आपका हो गया माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा सेंटेंस वाइज, देखो,
Though aging is a natural process, at the fear of separation from your loved and near ones is very painful. यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपनों से और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है। The poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience. तो ये कविता हमें उस भावना को भी बताती है, उस अकेलेपन के भावना को भी बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। And the feeling of guilt which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. और संतानों की उन आपराधिक भावना को भी बताती है जो वे अपने माता पिता के साथ उनकी वृद्धावस्था में ना होने पर अनुभव करते हैं। The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experience while leaving her mother all by herself at a ripe old age. और ये कविता जो है उस उदासी और उस दर्द के भावना को, उस उदासी और दर्द के भावना को भी बताती है जो एक लड़की अपने वृद्ध मां को छोड़ने पर अनुभव करती है, अपने वृद्ध मां से दूर जाने पर अनुभव करती है। ये कविता हमें उस भावना के भी बारे में बताती है। बस हो गया, यही सेंट्रल आइडिया में हमें लिखना है। थोड़ा सा इमोशनल था ये, बट हमारे लाइफ में इमोशनल चीजें भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, सुख और दुख सब आएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो फुल एंजॉय करो लाइफ को, फुल एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है। ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला देखते हैं, एक और सेंट्रल आइडिया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला सेंट्रल आइडिया है, नाम है ये थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की चीज। जो चीज बहुत सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है, उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की चीज। ठीक है, देखो इसमें सुंदरता के बारे में बताया गया। कोई चीज बहुत सुंदर होती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई सुंदर आदमी ही है तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुंदर वस्तुएं आकर्षित करती है हमारे दिमाग में और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, वो लड़का बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, ब्यूटीफुल, देखो चार्मिंग जिसको बोलते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का लाइज का मतलब निहित है। ठीक है, इन द वेरी ओपनिंग, यानी कि लाइन आरंभ में ही ऑफ द पोएम के ए थिंक ऑफ ब्यूटी में। तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो इसके आरंभ में ही निहित है। नाम से ही पता है ये थिंक ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की चीज, तो इसी में ही ये निहित है। देखो एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, एनी कोई भी ब्यूटीफुल सुंदर ऑब्जेक्ट वस्तु इज ऑलवेज हमेशा ट्रीजर्ड, संजो कर रखी जाती है। ट्रीजर्ड का मतलब संजो कर रखना। ठीक है, रखी जाती है इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। तो कोई भी सुंदर चीज हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है। ठीक है, कोई सुंदर चीज हमने देख लिया, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो हमारे दिमाग में नाचता रहेगा, एक दिन तो मुझे भी लेना है। ठीक है, ऐसा होगा। आगे देखो, कोई भी वस्तु हो, मैं सिर्फ आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वस्तुओं की भी बात कर रहा हूं। बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करती है अस हमें इटर्नल, शाश्वत, एंड और एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरस्थाई जॉय, आनंद। क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थाई आनंद प्रदान करती है। एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिर अस्थाई या अनंत जिसको बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद प्रदान करती है। तो देखो, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड, कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है, खूब छिपा के, ताला वाला लगा के। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थाई आनंद प्रदान करती है। ठीक है, सुंदर चीज। आगे देखो, द हैप्पीनेस, खुशी, दैट जो एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, कोई भी सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, तो वो खुशी जो कोई भी सुंदर वस्तु हमें देती है, प्रदान करती है, नेबर फेड इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब होगा वो कभी शून्यता में नहीं जाती। नेबर कभी नहीं, फेड्स का मतलब होता है मुरझाना, इनटू नथिंगनेस शून्यता में, तो वो कभी शून्यता में नहीं जाती। मतलब जो सुंदर वस्तु हमें खुशी प्रदान करती है वो कभी जीरो लेवल पर नहीं होती, वो कभी शून्यता में नहीं जाती है, बट लेकिन मल्टीपल कई गुना मैनीफोल्ड बढ़ जाती है, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है,
व्हेनेवर जब कभी भी इट रिटर्न्स ये वापस आती है टू आवर माइंड हमारे दिमाग में। इनके कहने का मतलब क्या है, देखो द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी जो कोई सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्यता में नहीं जाती, वो खुशी कभी शून्यता में नहीं जाती जो सुंदर वस्तु हमें देती है, ठीक है। बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, बल्कि जब ये हमारे दिमाग में आती है तो कई गुना बढ़ जाती है सुंदर वस्तु को की खुशी, ठीक है, कई गुना बढ़ जाती है हमारे दिमाग में। आगे देखो, ब्यूटी सौंदर्य इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी, इट इन व्हाट एवर फॉर्म, किसी भी रूप में इट मे बी ये पाई जाए, फाउंड पाया जाए, तो सुंदरता किसी भी रूप में पाई जाए इज है एन इटर्नल, एक शाश्वत जॉय आनंद टू ह्यूमन, मनुष्य के लिए। तो ये मनुष्य के लिए एक शाश्वत आनंद है, मतलब सुंदरता किसी भी रूप में पाई जाए ये हम सभी के लिए एक शाश्वत आनंद है। सुंदर चीजों को देखकर हम भी एंजॉय लेते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, वही चीज कहा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स, ये प्रदान करता है ह्यूमन, मनुष्यों को द कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब निरंतर अवसर टू रिफ्लेक्ट, विचार करने का ऑन दैट ब्यूटी, सुंदरता पर, क्योंकि ये मनुष्यों को सुंदरता पर विचार करने का एक निरंतर अवसर प्रदान करता है, ठीक है, सुंदर चीजें। व्हिच जो स्टैंड्स इन, जो रहती है सच स्टार्क, विपरीत, कॉन्स्ट्रक्ट टू द डिजेक्शन, डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, मोनोटोमी का मतलब होता है नीरस, एंड अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता, आप हमारे एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन की निराशा, नीरस और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। शायद आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो, तो इसको भैया को मैं ऊपर करता हूं और अरे भाई ऊपर जा, अब इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, फिर से। ए थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की एक चीज, देखो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब ए थिंक ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया का जो ए थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है इसके आरंभ में ही निहित है, इसके आरंभिक लाइन में ही निहित है, ठीक है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज आल्सो ट्रिजर्ड इन आवर माइंड, मतलब कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद देती है, प्रदान करती है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी जो कोई सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्यता में नहीं जाती, वो खुशी कभी शून्यता में नहीं जाती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, और बल्कि वो जब हमारे दिमाग में आती है तो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब जो सुंदर वस्तु हमें खुशी प्रदान करती है वो कभी जीरो लेवल में नहीं जाती, वो जैसे ही हमारे दिमाग में आती है वस्तु याद आता है वैसे ही वो कई गुना और बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखो, ब्यूटी सुंदरता इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड, सुंदर सौंदर्य चाहे किसी भी रूप में क्यों ना पाया जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमन, ये हम मनुष्यों के लिए शाश्वत आनंद है, बिकॉज इट ऑफर्स ह्यूमंस द कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये है मनुष्यों को सौंदर्य की चीज पर विचार करने का एक निरंतर अवसर प्रदान करती है, which stands in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives। यहां पे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो, ugliness of our everyday lives, यानी कि क्योंकि ये है मनुष्यों को सुंदरता पर विचार करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है, which stands in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives, और जो कि हमारे दैनिक जीवन की निराशा, नीरस, ठीक है, और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। तो ये आपका हो गया ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक, बस हो गया सेंट्रल आइडिया, ये भी हमारा हो गया, समझ में आ गया सेंट्रल आइडिया। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो ये थे आपके क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज जो मैंने आपको आज के इस क्लास में बताया। इनको पढ़ के जाना और 4 में 4 नंबर लाना, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। हम भी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।